हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 42 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 43 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना है। आपका प्रश्न है, ये कहना कहाँ तक सही होगा कि भारत में क्लाइव यद्यपि अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे तो वॉरेन हेस्टिंग इसके प्रशासनिक आयोजक थे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने उत्तर लिखा है, क्लाइव के आगमन के दौरान कंपनी भारतीय राज्यों और फ्रांसीसी कंपनी से समानता के लिए संघर्ष कर रही थी और इस समस्या को सुलझाने में क्लाइव सफल रहा। वहीं वॉरेन हेस्टिंग इसको प्रशासनिक जामा पहनाकर सुदृढ़ करने का प्रयास किया। क्लाइव ने कंपनी को व्यापारिक स्तर से उठाकर एक प्रशासकीय कंपनी के हैसियत से खड़ा किया। इसी क्रम में इसने डुप्ले के मॉडल से प्रभावित होकर भारतीयों के आपसी संघर्ष का लाभ उठाया और कर्नाटक के युद्ध में इस पद्धति का उपयोग भी किया। क्लाइव ने बंगाल की दीवानी प्राप्त कर कंपनी के निवेश की समस्या का निराकरण किया। फलस्वरूप भारतीय धन की सहायता से ही भारतीय राज्यों को जीतने की व्यवस्था को आरंभ किया। हालांकि ये कार्य प्रारंभिक दौर के थे, क्योंकि उस समय साम्राज्य निर्माण दूर की बात थी और इस बात की पुष्टि भी होती है कंपनी को प्लासी के युद्ध के बाद भी बक्सर का युद्ध लड़ना पड़ा। वॉरेन हेस्टिंग साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया, जैसे बंगाल में दीवानी तथा निजामत की दोहरी प्रणाली को समाप्त किया, राजस्व बोर्ड की स्थापना की, भूमि सुधार, भू राजस्व की ठेके प्रणाली, प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा एक फौजदारी न्यायालय स्थापित किए। इसके अतिरिक्त वॉरेन हेस्टिंग ने मुगल शासक शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब को अपने अधीन कर लिया। इस आधार पर कहा जा सकता है कि वॉरेन हेस्टिंग प्रशासनिक आयोजक था। हालांकि यह भी स्मरणीय है कि वॉरेन हेस्टिंग्स को प्रयोगवादी गवर्नर भी कहा जाता है, क्योंकि भू राजस्व की व्यवस्था को प्रयोगों के दौर से गुजर रही थी, जिसका समाधान आगे चलकर कॉर्नवालिस ने किया। देखिए, आपका जो लास्ट का पैरा है ना, वो काफ़ी अच्छा है और वास्तव में आपको लास्ट के पैरा को ही एनालिसिस करना है और अच्छे से। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो प्रश्न है वास्तव में कह क्या रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसे प्रश्नों में सामान्य विद्यार्थी की समझ नहीं डेवलप हो पाती। आप देखिए, आपसे प्रश्न कह रहा है कि ये कहना कहाँ तक सही होगा। इस लाइन का यही मतलब है कि अब आगे जो आप लाइन पढ़ें उसका आप मूल्यांकन कर दें। क्लियर? मतलब कि कोई व्यक्ति इसके बारे में कह रहा है कि क्लाइव अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक था तो वॉरेन हेस्टिंग इसका प्रशासनिक आयोजक। तो अब आप इस लाइन के हिसाब से ये बताइए कि ये जो वॉरेन हेस्टिंग और जो क्लाइव थे, क्या ये सच में ऐसे थे या फिर नहीं। क्लियर? तो अब आप देखिए, कई बार क्या होता है, जो गलती आपने की है कि स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि भारत में क्लाइव अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक था, तो पहले हम इसे एक्सप्लेन कर दें, फिर हम ये बता दें कि वॉरेन हेस्टिंग कैसे प्रशासनिक आयोजक था। ऐसा इसमें नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि आप अगर इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ें तो आपको ये समझ में आएगा कि वास्तव में ये प्रश्न आपसे क्लाइव पर नहीं पूछा है। इसने आपसे प्रश्न पूछा है वॉरेन हेस्टिंग्स की प्रशासनिक व्यवस्था पर और उसका मूल्यांकन आपसे पूछा है। अब आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि ऐसा आप कैसे कह सकते हैं। तो देखिए, आप प्रश्न को धैर्यपूर्वक पढ़ें। देखेंगे आप प्रश्न जब पढ़ेंगे तो क्या मिल रहा है कि ये कहना कहाँ तक सही होगा कि भारत में क्लाइव यद्यपि अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे, हैं नहीं थे, तो वॉरेन हेस्टिंग इसके प्रशासनिक आयोजक थे। आपसे जो लास्ट लाइन है उस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है कि तो वॉरेन हेस्टिंग इसके प्रशासनिक आयोजक थे। ऐसा नहीं कि आपको क्लाइव के बारे में लिखना नहीं है, बस एक पैरा में लगभग 5 से 6 लाइन में ऐसे लिखना है कि क्लाइव ने प्लासी व बक्सर विजय के बाद क्लाइव ने जिस अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी उसके लिए प्रशासनिक सुधारकों की आवश्यकता में वॉरेन हेस्टिंग्स का योगदान अभूतपूर्व है, जिसके अंतर्गत उसने, अब बता दोगे कि भू राजस्व में क्या सुधार किए। उसने भू राजस्व बोर्ड का गठन किया, उसने मुर्शिदाबाद से कलकत्ता की ओर राजकोषीय खजाने को ड्रॉप किया, साथ ही उसने दीवानी व फौजदारी न्यायालय का गठन किया। उसी के समय पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। उसने और क्या क्या किए, आप ये सारी चीज़ें बता सकते हो। उसने विधि के तहत जो पुस्तकें थीं उनका
अनुवाद कराया, चाहे वो कोड ऑफ जेंटू लाज की बात हो, चाहे फतवा आलमगीरी की बात हो। ठीक है, आप जब इतनी चीज़ें बता दोगे अपने दूसरे पैरा में, फिर आप अपने तीसरे पैरा में बताओ, हालांकि उपयुक्त जो उसकी प्रशासनिक व्यवस्था थी वो उतनी सुदृढ़ता को नहीं प्राप्त हो पाई जितनी कि कॉर्नवालिस के काल में, कारण कि उस समय कंपनी कई सारे फ्रंटियर्स पर लड़ रही थी, चाहे वो आंग्ल मराठा युद्ध हो, चाहे मैसूर युद्ध हो। तो आप देखोगे उस हिसाब से आप बता दोगे। फिर आप बताओगे कि उसकी जो कर प्रणाली थी या भू राजस्व या जो लगान की व्यवस्था थी वो पूरी तरह से असफल रही। स्वयं कॉर्नवालिस ने ही कहा है कि जब वो शासन के दौरान काम करने आया तो उसने देखा कि लगभग एक तिहाई जो भाग था भारत का वो बिल्कुल उजड़ा हुआ था और अकाल से ग्रस्त था। समझ गए आप? ऐसे इसकी फिर आलोचना कर सकते हो और फिर आप निष्कर्ष में ये दे सकते हो कि ये बात सत्य है कि क्लाइव ने अपनी विजयों के माध्यम से, अपनी कूटनीतिकता और चालाकी के माध्यम से जिस तरह से अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना की, उसी दिशा में बढ़ते हुए वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्रशासनिक सुधारों के लिए एक आधार प्रदान किया, जिसकी परिणति लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड वेलेस्ली और हेस्टिंग्स के काल में हमें देखने को मिलती है। बस ऐसे आप इसका अपना निष्कर्ष तय दोगे। क्लियर? तो अब आपको इसमें पॉइंट्स लिखने कौन से हैं, तो आप इसमें पॉइंट्स लिख सकते हो ऐसे कि इसके टाइम पीरियड पर प्रशासनिक सुधार कौन कौन से हुए। तो आप देखोगे कि ये क्या करता है, सबसे पहले जो दस्तक का दुरुपयोग हो रहा था निजी कंपनी के अधिकारियों के द्वारा, उसको बंद कर दिया। इसने देखा कि मुर्शिदाबाद में जो सरकारी कोष है उसको वहाँ से ट्रांसफ़र कर कलकत्ता की ओर ले आया। आप देखोगे कि मुग़ल सम्राट को जो 26 लाख रुपए दिए जाते थे वार्षिक कि आप इससे अपने राज्य का शासन चलाएं, इसने उसको बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि उस समय कंपनी के पास इतना पैसा नहीं था। और आप देखो उस सिचुएशन में जब जब वॉरेन हेस्टिंग्स भारत में गवर्नर बनकर आता है तो उस समय कंपनी कई सारे फ्रंट्स पर लड़ रही थी, साथ ही जो ब्रिटेन की सरकार थी वो भी भारत की ओर ध्यान नहीं दे रही थी। क्यों? क्योंकि उस समय उसका ध्यान कहाँ पे था? अमेरिका और फ्रेंच में। समझ गए क्यों? क्योंकि वहाँ पे लड़ाई चल रही थी, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम उसी समय की दौर की बात है, 1773 और 76 और 89 की बात। क्लियर? तो आप ऐसे बता सकते हो कि उस समय कंपनी को कैसे किया। साथ ही आप देखोगे पैसे को जनरेट करने के लिए इसने कड़ा व इलाहाबाद के जो कुछ ज़िले हैं उसे अवध के नवाब को 50 लाख रुपए में दे दिए। इससे क्या हुआ कि कंपनी को कुछ रेवेन्यू प्राप्त हुआ, जिससे उस समय की व्यवस्था को इसने अच्छे से मैनेज किया। इसने रिंग फेंस की पॉलिसी अपनाई, घेरे की नीति के माध्यम से इसने अपने आप को या अपनी कंपनी को सुदृढ़ता प्रदान की या बनाए रखा। साथ ही लगान के लिए इसने पहले 5 वर्षीय बंदोबस्त किया, फिर इसने 1 वर्षीय बंदोबस्त किया, लेकिन ये पूरी तरह से असफल रहा। क्लियर? आप ये चीज़ बता सकते हो। इसने बंगाल में पीस को प्रमोट करने के लिए आरक्षी विभाग का गठन किया। आरक्षी विभाग क्या करता था कि उस समय बंगाल में क्या होता था कि चोर डाकुओं का प्रभुत्व होता था, तो इससे बंगाल में अराजकता और अव्यवस्था फैली हुई थी, तो उनसे निपटने के लिए आरक्षी विभाग का गठन करता है और उसी के अंतर्गत कई सारे प्रत्येक जिले में स्वतंत्र रूप से पुलिस आयुक्तों या कह सकते हो कि पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जिनका उद्देश्य क्या था? नागरिकों की रक्षा करना। समझ रहे? फिर आप देखोगे कि इसने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट इसी के टाइम पीरियड पर रेगुलेटिंग एक्ट आता है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये कि इसने बंगाल में चले आ रहे द्वैत शासन यानी कि दीवानी और निजामत के अलग अलग अधिकार को समाप्त कर दिया और उसे अब पूरी तरह से कंपनी के अधीन कर दिया कि निजामत भी कंपनी ही देखेगी और दीवानी के अधिकार भी कंपनी ही देखेगी, जिसके बारे में आपने पहले ही पढ़ लिया कि उसने राजस्व बोर्ड का गठन किया। क्लियर? तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें जब बता दोगे फिर आप बताओगे कि इसके द्वारा किए गए सुधार कहाँ तक प्रासंगिक रहे। और आप देखोगे कि इसने जो ये सुधार किए, चाहे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी हुई हो, इसी के टाइम पीरियड पे राजा नंद कुमार पर जब केस चलता है, क्योंकि वो बताते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग ने किस प्रकार घूस लेकर कूटनीति के माध्यम से बंगाल की जो उस समय नवाब की जो पत्नी थी उनको डिस्टर्ब किया। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को ये वायलेट करता है और सुप्रीम कोर्ट और इसके मध्य टसल उत्पन्न हो जाती है। हालांकि बाद में 1784 में इस व्यवस्था को सुधारा जाता है। तो आप ये सारी चीज़ें
उल्लेख कर सकते हो। और आप ये भी देखोगे कि जब ये यहाँ से जाता है तो इस पर भी महाभियोग लगता है। क्यों? क्योंकि इसने काफ़ी सारी लूटमार की थी। अर्थात आप कह सकते हो कि इसने भले ही प्रशासन में कुछ सुधार किए हों, लेकिन खुद भ्रष्टाचारी होने के कारण इसके प्रशासन के सुधार उतने प्रासंगिक नहीं कहे जा सकते जितने कि बाद के कालों में लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुधार थे। समझ गए? इनके इन गवर्नरों को इन्हीं से कंपेयर कर दो तो आपका आंसर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये आंसर काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।